नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियांस हिंदी यूट्यूब चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम वीडियो बनाए थे, बीच में राजनीति शास्त्र का वीडियो बनाने लगे थे, फिर हम लोग हिंदी की तरफ बढ़े हैं। एमए के विद्यार्थियों का काफ़ी मांग है, तो हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग रियांस हिंदी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोगों का जो उस कड़ी में जो टॉपिक है, छायावाद का नामकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंपटीशन में बराबर पूछता रहता है, छायावाद का नामकरण। मित्रों, वीर गाथा काल के बाद अगर सबसे अधिक किसी भी वाद की परिभाषा दी गई तो वह छायावाद है। तो इसमें जानना क्या है मित्रों, जो नई नई बातें क्या क्या जानना है। पहले हम लोग जो मुख्य पॉइंट है, पहले पॉइंट में जानेंगे कि यह जो छायावाद शब्द है इसका प्रयोग किसने किया। तो कह सकते हैं कि जो प्रथम प्रयोगकर्ता था, प्रयोगकर्ता मतलब छायावाद शब्द का प्रयोग, ऐसे कह सकते हैं कि जो छायावाद शब्द का प्रयोग किया वह कौन किया? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे, एक मुकुटधर पांडे हैं, वही जो है कि छायावाद शब्द का प्रयोग करता है, यानी सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किए, छायावाद शब्द का प्रयोग किए। पहली बात मित्रों, कभी बार बार प्रश्न ये पूछता रहता है कि छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया और कब किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुकुटधर पांडे ने किया और एक जबलपुर से एक शारदा पत्रिका थी, शारदा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? जबलपुर से शारदा पत्रिका प्रकाशित होती थी। उसी में, इस पत्रिका में, शारदा पत्रिका में एक निबंध छपा था, छायावाद। छायावाद हिंदी में, ठीक है, छायावाद, ध्यान रखिएगा, हिंदी में छायावाद। ये पत्रिका जो जबलपुर से प्रकाशित हुई थी, शारदा पत्रिका, इसमें एक निबंध आया था हिंदी में छायावाद। और ये कब आया था? 1920 ईस्वी में यह पत्रिका आई थी। इस पत्रिका में, जबलपुर की पत्रिका में मुकुटधर पांडे का एक निबंध छपता है कि क्या निबंध है? हिंदी में छायावाद, जिसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग। और यह 4 भाग हिंदी में छायावाद शब्द आता है। और छायावाद शब्द, कुछ लोगों का मानना है कि छायावाद शब्द बंगाल से होकर आया। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर, जो मुकुटधर थे, मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना, मुकुटधर पांडे को।
मित्रों बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुकुटधर पांडे को छायावाद का यह क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्योंकि यह मानते हैं कि इसी मुकुटधर पांडे की अगर यह हिंदी में छायावाद निबंध नहीं आता तो शायद उतना छायावाद पे लोग ध्यान नहीं देते। ये रामचंद्र शुक्ल का विचार है। और ध्यान दीजिएगा कि जो प्रसाद की कृति झरना, ठीक है, झरना का जो प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष वह है 1918 और निराला की कृति जूही की कली जिसका प्रकाशन है 1916। यह दोनों रचनाएं जो प्रसाद की निराला की, ये दोनों रचनाएं एक 1918 में प्रकाशित हुई, एक 1916 में प्रकाशित हुई। पल्लव की भी कुछ रचनाएं 1920 के आसपास में प्रकाशित हो चुकी थी। और मित्रों ध्यान रखिएगा कि प्रसाद की कामायनी का प्रकाशन 1935 है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि प्रगतिशील संघ लेखक की स्थापना जो लखनऊ में हुई थी यह है 1936। तो इस तरह मित्रों जैसे जो छायावाद का समय है, अधिकांश विद्वान मानते हैं कि छायावाद का जो समय है मित्रों, ठीक है, 1918 से लेकर 1936 तक है। छायावाद का जो समय है मित्रों वह क्या है, 1918 से लेकर 1936 है। इसका कारण क्या है कि पहली बात कि जबलपुर से पत्रिका शारदा पत्रिका निकली थी 1920 में। प्रसाद की रचना भी जो झरना थी 18 में आ गई थी। निराला की जो जूही कली थी 1916 में आ गई थी। प्रसाद की जो अंतिम कृति कह सकते हैं कामायनी 1935 में आ गई। और प्रगतिशील संघ लेखक की स्थापना भी जो लखनऊ में हुई 1936 में हुई। इसलिए 1936 के बाद लोग प्रगतिवाद मानने लगते हैं। तो इसलिए छायावाद का जो समय है वह 1918 से 1936 के बीच में माना जाता है। अर्थात 18 साल इसका समय माना जाता है कि छायावाद का समय 18 साल रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि छायावाद की जो परिभाषा थी वह भिन्न भिन्न विद्वान अपने अपने मतों में देते हैं। वह बहुत ही जैसे कह सकते हैं कि गूढ़ रहस्यों को खोलते हुए परिभाषा दिए हैं। तो आइए इसके हम लोग परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। मिटाने वाला कहाँ है जी? इसको आप लोग ना हो तो इसको इंसर्ट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए छायावाद की परिभाषा। हेडिंग क्या आप लोग देंगे? छायावाद की
परिभाषा। मुकुटधर पांडे जो छायावाद के जनक, जो रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक कहा था, सबसे पहले उसी मुकुटधर पांडे की हम लोग परिभाषा लेते हैं कि मुकुटधर पांडे आखिर में छायावाद को क्या कहते हैं। नंबर 1 पे आप लोग डाल सकते हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे कहते हैं कि छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग कहा है। छायावाद को, ठीक है, छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग कहा है। ये कौन कहते हैं? मुकुटधर पांडे कहते हैं कि छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग। यह कह सकते हैं कि जैसे जो छायावाद का उदय हुआ था मित्रों, वह द्विवेदी युग के इतवृत्तात्मकता के विरोध में हुआ था, जहां लोगों की भावनाएं दबने लगी थी। और यहाँ छायावाद में क्या है कि नए नए भाव प्रकाशन मन में आते हैं। आत्मव्यंजना आती है, रहस्यवाद आता है, प्रकृतिवाद आता है, नई नई बात। मुकुटधर पांडे ने कहा है कि भाव प्रकाशन यानी हृदय के प्रकाशन की बात करते हैं। भावों को लोग यहाँ अभिव्यक्त करना शुरू किए हैं। यह परिभाषा जो है कि राम जो है कि मुकुटधर पांडे देते हैं। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण परिभाषा है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल मित्रों ध्यान रखिएगा कि जो रामचंद्र शुक्ल है वह कहते हैं कि छायावाद को यूरोपीय प्रभाव मानते हैं और ईसाई फैंटसमेंटा तक कह देते हैं। वह कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद शब्द का प्रयोग, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। में समझना चाहिए। क्या कहते हैं कि छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, एक रहस्यवाद के अर्थ में, ठीक है, एक रहस्यवाद के अर्थ में जहां इसका संबंध काव्यवस्तु से है, जहां, ठीक है, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है। अर्थात कवि उस अनंत अज्ञात, अर्थात कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को, और अज्ञात
प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा से, आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में ठीक है, अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार व्यंजना करता है। प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है डॉट। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली पद्धति। छायावाद का दूसरा अर्थ, छायावाद का दूसरा अर्थ या आप प्रयोग कह सकते हैं, दूसरा प्रयोग, छायावाद का दूसरा प्रयोग, ठीक है, छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति, काव्य शैली या पद्धति से है। यहां कोट क्या करना है मित्रों, थोड़ा सा कोट यहां पे समझिए कि रामचंद्र शुक्ल आखिर में छायावाद की परिभाषा देते हुए कहना क्या चाहते हैं। रामचंद्र शुक्ल यह बात कहते हैं मित्रों कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। कितने अर्थों में मित्रों? दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला क्या है कि एक रहस्यवाद के अर्थ में, ठीक है, एक रहस्यवाद के अर्थ में। एक चीज ध्यान रखिएगा, भक्ति काल के निर्गुण धारा में रहस्यवाद पाया जाता है, उसके बाद रीति काल में कहीं रहस्यवाद नहीं मिलता है, भारतेंदु युग में भी रहस्यवाद का दर्शन नहीं मिलता है, द्विवेदी युग में भी रहस्यवाद का दर्शन नहीं मिलता है, फिर छायावादी युग में रहस्यवाद का दर्शन मिलता है। तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एक छायावाद के अर्थ में जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, यानी काव्य जो इसमें लिखा गया है उसमें रहस्यवाद है। जैसे जब वो महादेवी वर्मा कहती हैं कि तुम आ जाते एक बार, कितने करुणा कितने पथ विस्त जाते बन परा, गाता प्राणों का तार तार, आंसू लेते पद बखार, तो वह उस अनंत अज्ञात प्रियतम के प्रति आलंबन बनाकर जो अत्यंत चित्रमयी भाषा से, अत्यंत चित्रमयी भाषा से प्रेम की अभिव्यंजना कर रहा है। तो जयशंकर प्रसाद के में रहस्यवाद है, जो कहते हैं पंत जी के काव्यों में रहस्यवाद मिलता है, महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, निराला के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। और दूसरा जो यहाँ छायावाद शब्द का प्रयोग मित्रों ध्यान रखिएगा कि काव्य शैली, ये काव्य शैली क्या है मित्रों? काव्य शैली का मतलब है कि द्विवेदी युग तक जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी सब छंदों में बधी होती थी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मुक्त छंद का प्रयोग निराला ने करके पूरा काव्य शैली का सिस्टम ही बदल दिया। और एक कारण और है मित्रों, ध्यान रखिएगा कि द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य लिखे गए थे, महाकाव्य लिखे गए थे, खंड काव्य लिखे गए थे, लेकिन छायावादी युग में महाकाव्य खंड काव्य के अपेक्षा व्यक्ति जो कवि है अपने हृदय की बात कहना चाहता है, तो काव्य शैली का मतलब यहाँ मुक्तक शैली से है मित्रों, ध्यान रखिए, मुक्तक काव्य से है। इसमें जो है कि सीधे छंदों का बहिष्कार कर दिया गया है, पूरा काव्य शैली ही बदल गई है, जिस पे रामचंद्र शुक्ल अपना प्रकाश डालना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद मित्रों महादेवी वर्मा की हम लोग ले सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने क्या कहा। उससे पहले हम लोग भगवान दिन का ले लेते हैं। भगवान दिन बहुत अच्छे हैं, ये बड़े जगह कोट किए हैं। भगवान दिन एक विद्वान है, भगवान दिन बड़े प्रसिद्ध है। भगवान दिन ने छायावाद को क्या कहा मित्रों?
भगवान दीन ने छायावाद को छोकरावाद कहा। देखिए कितनी हंसी की बात है कि छायावाद क्या है मित्रों, छायावाद, ठीक है, छायावाद को छोकरावाद कहा। किसने कहा मित्रों? लाला भगवान दीन एक थे। कौन? लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन कहते हैं कि छायावाद कुछ नहीं है, छोकरावाद है। अभी छोकरावाद का मतलब काहे ये व्यंग किए हैं? छोकरावाद का मतलब मित्रों ये है सीधा सीधा, जो लाला भगवान दीन कहते हैं कि छोकरावाद है, छोकरावाद का मतलब ये होता है कि इसमें प्रेम कहानियाँ ज़्यादा लिखी गई हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की एक प्रेम कहानी है, जो झरना में भी, झरना की एक कविता आप लोगों को सुना रहा हूँ। झरना में एक कविता है कि औरों के प्रति प्रेम तुम्हारा, इसका मुझको दुख नहीं, औरों के प्रति प्रेम तुम्हारा, इसका मुझका दुख नहीं, जिसकी तुम हो एक सहारा, उसको भूल न जाए कहीं, निर्दय होकर अपने प्रति, निर्दय होकर अपने प्रति, अपने को तुमको सौंप दिया, प्रेम नहीं करुणा को थोड़ा सा तुमने जगह दिया। प्रेम दो तरह का होता है, जहाँ प्रेमी प्रेम का दोनों उतावला होते हैं मिलने के लिए, लेकिन एक प्रेम होता है जिसमें प्रेमी कहता है कि नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा। तो इसमें मरने वाला प्रेमी ज़्यादा है, प्रेम की संतुष्टि नहीं है। जैसे जयशंकर प्रसाद के प्रेम की संतुष्टि नहीं है, इसमें महादेवी वर्मा के प्रेम की संतुष्टि नहीं है। सब लोगों में एक ऐसा लगता है कि लड़प्पन वाला प्रेम है। तो लाला भगवान दीन व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये छायावाद कुछ नहीं है, ये छोकरावाद है। तो भगवान दीन का संबंध मित्रों क्या है? छोकरावाद यह कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसके बाद हम लोग आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, वही महावीर प्रसाद द्विवेदी जो द्विवेदी युग के जनक हैं। वह कहते हैं कि छायावाद को अन्योक्ति पद्धति कहा है। छायावाद को अन्योक्ति देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अरे भाई छायावाद कुछ नहीं है, ये अन्योक्ति पद्धति है। क्या है? अन्योक्ति, यानी अन्य के प्रति उक्ति। जैसे जूही की कली में, ठीक है, जूही की कली में जो नायक है वह एक काल्पनिक नायक है। पवन नायक है, जूही की कली नायिका है। जैसे इसमें छायावाद का जो मूल अर्थ था, जैसे कविता कुछ और होती है, उसका अर्थ कुछ अलग निकलता है, ठीक है। इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अरे भैया छायावाद कुछ नहीं है यार, छायावाद अन्योक्ति पद्धति है, कुछ नया आविष्कार नहीं इन्होंने किया है। छायावाद क्या है? अन्योक्ति पद्धति है। ये कौन कहते हैं? यह कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग के जनक थे। इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हमने 4 लोगों का दे दिया है। लाला भगवान दीन हो गए तीसरे नंबर पे, 4 नंबर पे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे आ जाइए। जो छोटी छोटी बातें हैं उसको आप लोग देखते रहिए। उसके बाद 5वें नंबर पे
छायावाद की परिभाषा देने वाले का नाम हम लोग ले सकते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह यह छायावाद की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं? यह कहते हैं छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज कहा है। छायावाद को अनेक, ठीक है, प्रवृत्तियों का पुंज क्या कहते हैं? छायावाद अनेक प्रवृत्तियों का पुंज है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है? छायावाद क्या है? अनेक प्रवृत्तियों का पुंज है। इसमें कोई एक प्रवृत्ति नहीं है। इसमें रहस्यवाद है, इसमें प्रकृतिवाद है, इसमें अव्यंजनावाद है, इसमें नारी चेतना है, इसमें शक्ति का काव्य है। तमाम तरह की बातें डॉक्टर नामवर सिंह सुनाते हैं और कहते हैं कि छायावाद क्या है? अनेक प्रवृत्तियों का पुंज है। इसे राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी कहा है कि ये राष्ट्रीय जागरण का, ये अनेक प्रवृत्तियों का पुंज है, जिसमें राष्ट्रीय जागरण का काव्यात्मक काव्य कह सकते हैं। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। उसके बाद मित्रों हम लोग लेते हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, कई बार इनका नाम पूछा जा चुका है नेट जेआरएफ के सिलेबस में, कई जगह जैसे इनकी बातें उठती हैं। वह क्या कहते हैं? इनका नाम है नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र भी कर सकते हैं, बड़े ही प्रसिद्ध हैं डॉक्टर नगेंद्र। इनकी परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। छायावाद स्थूल के प्रति, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। अब बड़ी ध्यान से सुनने की जरूरत है मित्रों। डॉक्टर नगेंद्र जब यह बात कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति, ध्यान रखिएगा मित्रों, छायावाद क्या है? स्थूल के प्रति क्या है? सूक्ष्म का विद्रोह है। दो बातें आप लोग याद रखिए, क्या क्या? कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल क्या है मित्रों? जैसे रीत काल में जो नारी का चित्रण किया जाता था कि अमी हलाहल मधभरे स्वेद रगत रत्नार जियत मुअत गिर गिर पड़त जो चितवत बार, जो नारी के ऊपरी सौंदर्य का चित्रण किया जाता था कि नाक सुंदर है, आंख सुंदर है, ललाट सुंदर है, लेकिन यहाँ जो आंख है वह दिखाई दे रहा है, जो नाक है दिखाई दे रहा है, जो कमर है दिखाई दे रहा है, वह पूरे जो नायिका है उसके बाहरी सौंदर्य का चित्रण होता है। लेकिन यहाँ कवि क्या कह रहा है? यहाँ कवि जो नारी के प्रतिभाव है वह उसमें श्रद्धा दिखाई दे रही है, ममता है, करुणा है, दया है, प्रेम की देवी के रूप में यहाँ नारी की
सूक्ष्म की चर्चा हो रही है, कविताओं में सूक्ष्मता कवि देख रहा है, स्थूलता नहीं देख रहा है। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि जो छायावाद है मित्रों, वह स्थूल मने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, जो बाहरी आवरण जैसे लिखाया गया था, जैसे साकेत में क्या है, बाहरी आवरण ज़्यादा दिखाया गया है, प्रिय प्रवास में बाहरी आवरण ज़्यादा दिखाया गया है, उसमें कवियों के मन में एक विद्रोह था कि यार हम लोग कवि हैं और हम ही लोगों की बात नहीं हो पा रही है, तो क्या फायदा। तो फिर नगेंद्र कह देते हैं कि छायावाद सही रूप में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या है, विद्रोह है। लेकिन मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, बड़े गौर से सुनने की बात है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता रूढ़िवादिता और सामंती साम्राज्यवादी छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादिता और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। बड़ा ही मार्का का प्रश्न है मित्रों कि यही डॉक्टर नगेंद्र अभी तक क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। लेकिन अब रामविलास शर्मा जैसे मार्क्सवादी आलोचक सोचिए क्या कर रहे हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा मित्रों, नहीं रहा। क्या है, वरन थोथी नैतिकता, जो समाज में थोथी नैतिकता है जिसका कोई मतलब नहीं है, रूढ़िवादिता और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। जैसे छायावाद सही रूप में रूढ़िवादिता के प्रति विद्रोह। कैसे रूढ़िवादिता के प्रति विद्रोह है, थोड़ा सा अपने माइंड को वाश करिए। निराला जब कहते हैं अपने लड़की की शादी, जब सरोज की शादी करते हैं तो ब्राह्मण परिवार में नहीं करते हैं, वो अपने शिष्य से शादी करते हैं और ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहते हैं, वे जो जमुना के से कछार पद फटे विवाही के उधार, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाहा। मतलब मैं अगर पति कोढ़ी है, वह भले शिव का अवतार हो क्या, तो मैं उससे शादी अपनी लड़की का नहीं करूँगा। ये रूढ़िवादिता के प्रति विद्रोह है। दूसरी बात, जब निराला कहते हैं वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, तो वह क्या है, वह जो पत्थर है सही रूप में मित्रों क्या है, पत्थर रूढ़िवादिता का प्रतीक है, जिसको वह लड़की जो महिला है तोड़ रही है,
वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता के प्रति विद्रोह है, रूढ़िवादिता के प्रति विद्रोह है, समांतवादी साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। मित्रों, जब कुकुरमुत्ता में वह कहता है कि रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी, तो उसमें क्या है? रूढ़िवादिता से विद्रोह कर रहा है। उसमें शोषक और शोषित की बात, लेकिन रूढ़िवादिता, यहाँ जो साम्राज्यवादी व्यवस्था है उसका विद्रोह कर रहा है। इसीलिए रामविलास शर्मा बहुत अच्छा लिखते हैं। जब नागेंद्र लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो वहीं पे डॉक्टर रामविलास शर्मा को लिखना पड़ता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, थोथी नैतिकता के प्रति विद्रोह है। अच्छा, इसके बाद और देखते हैं 8वां नंबर पे कौन है। 8वां नंबर पे हम लोग लेते हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद के विषय में क्या कहती है? छायावाद तत्वतः क्या कहती हैं कि छायावाद तत्वतः ठीक प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है। प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। अब देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने लिखा है महादेवी वर्मा ने कि अरे भाई छायावाद कुछ नहीं है, तत्व तो हमने उसका पूरा तत्व ही, छायावाद का जब पूरा तत्व का आप निरीक्षण करते हैं तो वह क्या है कि प्रकृति के बीच का उद्गीत है, या कह सकते हैं उद्गीत है। मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रकार के प्रकृति के बीच का उपजा हुआ है, उसका मूल दर्शन, उसका मूल दर्शन, ठीक, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये कौन कह रही हैं? यह कह रही हैं महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक मीरा के नाम से लोगों ने जाना, जो छायावाद की एक स्तंभ है। वह कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, एक प्रकार का गाना है जिसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, सबकी भला करते हुए। अच्छा, उसके बाद हम लोग 9वें नंबर पे ले सकते हैं जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो झारखंडी के नाम से जाने जाते थे। जयशंकर प्रसाद क्या लगते हैं कि जब वेदना के आधार पे सहानुभूति, जब वेदना के आधार पर, ठीक, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी,
जब वेदना के आधार पे स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से, ठीक है, अभिहित किया गया। अब देखिए थोड़ा सा मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के बहुत बड़े कवियों में नाम जाने जाते, वो क्या कहते हैं कि जब वेदना के आधार पे, वेदना के आधार का मतलब ये हुआ कवि की वेदना। कवि की वेदना कब दब गई थी? भारतेंदु युग में कवि की वेदना दब गई थी। द्विवेदी युग में कवि की वेदना दब गई थी। कभी भी कवि अपनी वेदना नहीं उभारा है। आप लोग ध्यान करिएगा कि भारतेंदु युग का कवि अपनी वेदना नहीं बताता है, स्त्रियों की वेदना बताता है, दलितों की वेदना बताता है, दूसरे की वेदना बताता है, लेकिन खुद अपनी वेदना की चर्चा नहीं करता है। लेकिन यहाँ क्या है मित्रों, यहाँ बहुत बड़ी बात है। वह बड़ी बात क्या है? जयशंकर प्रसाद जब कहते हैं कि जब वेदना के आधार पे, मतलब पूरी कविता में पूरा दर्द ही भरा हुआ है छायावाद की कविता में, स्वानुभूतिमय मतलब जो भोगा गया है, स्वानुभूतिमय जो कवि भोगता है उसकी चर्चा, उसकी अभिव्यक्त करने लगता है, तब हिंदी में छायावाद की कविता लिखी जाती है। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, कल उमड़ी थी मिट आज चली। तो यहाँ उस अपनी वेदना को दर्शा रही हैं, जिसकी चर्चा जयशंकर प्रसाद ने कर रहे हैं यहाँ। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मित्रों ये है कि जब निराला जी कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तो वह अपनी वेदना की स्वानुभूति चर्चा करते हैं, दूसरे की चर्चा नहीं करते हैं। यही जयशंकर प्रसाद को ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद खुद वेदना से पीड़ित हैं। उनकी आंसू कविता देख लीजिए, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक स्मृति में छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो अपनी वेदना कहते हैं, इसीलिए जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में छायावाद के नाम से जाना गया। और यह जो है कि छायावाद कुछ और नहीं है, वेदना है मित्रों। यह लगभग छायावाद की सबसे बेहतरीन परिभाषाओं में आप देख सकते हैं। आप लोग इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे एक दो लोगों का और है, आगे बढ़ते हैं, एक दो और लोगों का विचार जानते हैं कि किन लोगों ने क्या कहा। एक नंद दुलारे वाजपेयी हैं, ध्यान दीजिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं छायावाद की परिभाषा देते हुए? मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म कामा, किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया, किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक
आध्यात्मिक छाया। देखिएगा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया, ठीक है, का भान छायावाद की, का भान छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। देखिए कितनी नंद दुलारी वाजपेयी ने कितनी बात जैसे बड़ा सटीक अंदाज से कह देते हैं, कहने का प्रयास करते हैं। वह क्या कहते हैं? वह सीधा सीधा कहते हैं कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म, मित्रों ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो वह क्या बोलते हैं, जो ये कहते हैं कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म, दोनों में सूक्ष्मता की बात हो रही है, स्थूलता की बात नहीं है। प्रकृति में भी सूक्ष्मता है और मानव में भी सूक्ष्मता है, किंतु अब यहाँ एक ब्रेक लगा देते हैं। व्यक्ति सौंदर्य, प्रकृति के भी सौंदर्यता में, मानव के भी सुंदरता में आध्यात्मिक छाया का भान होने लगता है, यानी आध्यात्मिक छाया उभरती है, उसमें भान होने लगता है, तो वह सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यानी छायावाद में जितनी भी प्रकृति की रचनाएं लिखी गई है या मनुष्य की रचनाएं लिखी गई है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आध्यात्मिकता का अंश जरूर रहता है। उसकी चर्चा ये क्या बोलते हैं, नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं। और सबसे अभी तक मतलब क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में हम लोग देख सकते हैं कि राम कुमार वर्मा की परिभाषा है। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं मित्रों, बहुत बढ़िया बात राम कुमार वर्मा कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में, कामा परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में। दो बातें ध्यान रखिएगा, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है। पढ़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ठीक, फिर एक बार समझिए, सीधा सीधा ये कहना क्या चाहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में, मित्रों क्या है, राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, राम कुमार वर्मा छायावाद के संदर्भ में क्या कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में, दो बातें पड़ने लगती है, ठीक है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। अब नौका विहार देख लीजिए, जब नौका विहार आप पढ़ेंगे तो उसमें अंत में आध्यात्मिक दर्शन ही दिया गया है। ये जो आप कामायनी पढ़ लीजिए, कामायनी का दर्शन अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं परमात्मा की जो बातें हैं उसकी छाया आत्मा में पड़ती है, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये राम कुमार वर्मा या डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है।
और मित्रों, आज हम लोग छायावाद के नामकरण के बारे में जाने हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, उस छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में किन किन बिंदुओं को स्पर्श किया जाता है। क्योंकि ये वीडियो लंबा इसलिए हो गया क्योंकि बड़ा विस्तृत से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है। देखते रहिए रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।